Good morning, students. Today we will discuss the last topic of our chapter, that is evaporation. Now, what is evaporation? It is a surface phenomena in which a liquid changes into gas below its boiling point. इवेपरेशन एक सरफेस फेनोमेना है, एक ऐसा फेनोमेना प्रोसेस है जो सरफेस पे होता है। इसमें सरफेस पे जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो लिक्विड जो सरफेस पे है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे बिना बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही गैस में चेंज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इवेपरेशन। एक चीज ध्यान रखिएगा कि देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स in relation with evaporation which make the complete definition of evaporation, and that three important terms are: it is a surface phenomena, first term, in which liquid changes into gas, second term, below its boiling point, third term. तो evaporation की आप जब भी definition की बात करते हो तो इन थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको इंक्लूड करना होगा। इसके बाद इवेपरेशन का कंप्लीट मीनिंग डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल वी कैन से दैट इट इज अ सरफेस फेनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सरफेस पे होता है। इसमें सरफेस पे जो लिक्विड है वो गैस में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नाउ हाउ डज इट टेक प्लेस, ये कैसे होता है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टेक अ बीकर और कंटेनर विच इज हाफ फिल्ड विद वाटर। आप एक बीकर या कंटेनर लीजिए जिसको आप हाफ फिल कीजिए एक लिक्विड जैसे कि वाटर से। ठीक है, फिर चाहे तो आप इस वाटर कंटेनिंग बीकर या कंटेनर को रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए या फिर सनलाइट में बाहर रख दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, आप अगर सनलाइट में रख रहे हो तो आफ्टर 2 और 3 आवर्स आप देखिएगा वाटर का लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप रूम में रख रहे हो तो आफ्टर 1 और 2 डेज वाटर का लेवल थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो आप जहां भी रखते हो, अगर रूम में रखते हो तो यू हैव टू वेट फॉर 1 और 2 डेज, और अगर आप बाहर रखते हो तो कुछ आवर्स के लिए आप वेट कीजिए, फिर आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया। अब वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया यानी वाटर कम हो गया। वो वाटर कहां गया, सरफेस पे जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया, और अगर हम और कुछ टाइम रखते तो और वाटर इवेपोरेट होता। सो दिस फेनोमेना इज इवेपोरेशन। अब ये हुआ कैसे वो समझिए। सरफेस पे जो लिक्विड होता है जैसे कि वाटर, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली नीचे वाले पार्टिकल से ज्यादा होती है। मोरोवर वो सराउंडिंग की हीट एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो सरफेस पे जो लिक्विड या वाटर पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है, जिससे उनके बीच का इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है और इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ जाती है, और पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से किसमें चेंज हो जाते हैं, गैस में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे सबसे पहले तो जो सरफेस पे लिक्विड पार्टिकल्स थे वही गैस में चेंज हुए, यानी सरफेस के लिक्विड पार्टिकल्स ही गैस में चेंज हुए, यानी सरफेस का लिक्विड ही गैस में चेंज हुआ, नोन एज इवेपरेशन। यानी इवेपरेशन कहां होता है, सरफेस पे। ठीक है, सेकेंडली लिक्विड गैस में चेंज हुआ, और थर्डली यहां हमने वाटर को, उसके टेम्परेचर को
बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाया। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट ही सरफेस का लिक्विड गैस में चेंज हो गया, नोन एज इवेपोरेशन। और मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे हुआ। फिर से मैं इसको रिकैप्चुलेट कर देती हूं। देखिए, सरफेस पे जो लिक्विड होता है, जैसे कि यहां पर वाटर है, तो सरफेस पे जो लिक्विड होता है जैसे कि वाटर, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली नीचे वाले पार्टिकल से ज्यादा होती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि सरफेस पे कोई भी लिक्विड है जैसे वाटर, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली नीचे वाले पार्टिकल से ज्यादा होती है। फिर वो सराउंडिंग की हीट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाती है। एज अ रिजल्ट उनके बीच का इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, स्पेस बढ़ जाती है और पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से गैस में चेंज हो जाते हैं, नोन एज इवेपोरेशन। तो यहां पर क्या हुआ, सरफेस का लिक्विड वाटर किसमें चेंज हुआ, गैस में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, नोन एज इवेपोरेशन। तो ये बात ध्यान रखना, सिर्फ सरफेस का लिक्विड वही गैस में चेंज हुआ, यानी ये प्रोसेस सिर्फ सरफेस पे होता है, सरफेस का लिक्विड ही गैस में चेंज होता है। तो ये प्रोसेस सरफेस पे होता है, तो ये सरफेस फेनोमेना हुआ, और वही का लिक्विड गैस में चेंज होता है और बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। सो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि सरफेस का लिक्विड तो इवेपोरेट हो गया, अब नीचे वाला जो वाटर है वो सरफेस पे आ जाएगा। फिर उसके साथ भी यही होगा, जैसे ही नीचे वाला वाटर सरफेस पे आ जाएगा, उसकी भी काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पार्टिकल से ज्यादा होगी, ऊपर से वो सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करेगा तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी, और बीच का इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा और वो भी लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, नोन एज इवेपोरेशन। फिर और नीचे का वाटर सरफेस पे आ जाएगा, और इस तरह से जैसे जैसे वाटर सरफेस पे आता जाएगा, इवेपोरेट होता चला जाएगा और वाटर का लेवल कम होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी उनसे रेट ऑफ इवेपोरेशन जिस रेट से हो रहा है, जिस स्पीड से हो रहा है, वो अफेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन की रेट स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज surface area. If you increase the surface area, rate of evaporation will also increase. If you decrease the surface area, rate of evaporation will also decrease. यानी surface area का direct effect होता है rate of evaporation पे। अगर आप surface area बढ़ा दोगे, rate of evaporation बढ़ जाएगा, कम कर दोगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। देखिए, यू हैव 2 वेट क्लोथ्स, आपके पास 2 गीले कपड़े हैं। फर्स्ट वेट क्लोथ को आपने बिल्कुल फोल्ड करके, ठीक है, इस तरह से सनलाइट में ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। सेकेंड वेट क्लोथ को आपने पूरी तरह से स्प्रेड करके, फैलाकर सनलाइट में ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब आप कुछ देर बाद देखिएगा कि कौन सा वेट क्लोथ ड्राई हो चुका होगा। आप देखेंगे कि जो सेकेंड वेट क्लोथ है, जिसको आपने स्प्रेड करके, फैला के सनलाइट में ड्राई करने के लिए छोड़ा था, वो ड्राई हो चुका है, यानी उसका वाटर सारा इवेपोरेट हो चुका है।
उसमें इवेपोरेशन बहुत ज्यादा रेट से, बहुत ज्यादा स्पीड से हुआ और उसको कंप्लीटली ड्राई कर दिया। ऑन द अदर हैंड फर्स्ट वेट क्लॉथ जिसको आपने फोल्ड करके सनलाइट में ड्राई करने के लिए छोड़ा था, वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ, अभी भी उसमें वाटर है, वो अभी भी थोड़ा बहुत वेट है। इसका मतलब उसका सारा वाटर इवेपोरेट नहीं हुआ, अभी भी उसमें वाटर है जो इवेपोरेट होना बाकी है, यानी उसमें इवेपोरेशन लो रेट, लो स्पीड से हुआ, जिससे वो कंप्लीटली ड्राई नहीं हुआ। कैन यू ट्रेस आउट द रीजन व्हाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, अगर आप वेट क्लॉथ को इस तरह से फोल्ड करके मोड़ के सनलाइट में, धूप में सुखाने के लिए छोड़ोगे तो क्या होगा, आपने वेट क्लॉथ को इस तरह से फोल्ड कर लिया, मोड़ लिया, ठीक है। फोल्ड करने से, मोड़ने से उसका सरफेस एरिया आप खुद देखिए कितना कम हो गया। ऑब्वियस है, कोई भी आप कपड़ा अभी भी आपके आसपास होगा, उसको आप फोल्ड कर लो, जैसे आप उसको फोल्ड कर लोगे, मोड़ लोगे, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। तो आपने वेट क्लॉथ को फोल्ड मोड़ लिया तो उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया। इससे क्या हुआ कि कम वाटर पार्टिकल्स ही सरफेस पे आ पाए। कम वाटर पार्टिकल सरफेस पे आए तो उन कम वाटर पार्टिकल ने ही सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब की और इवेपोरेट हुए। तो एक बार में कम वाटर पार्टिकल्स यानी कम वाटर ही इवेपोरेट हुआ। तो इस तरह से इवेपोरेशन की रेट, स्पीड कम हो गई। ऑन द अदर हैंड आपने दूसरी तरफ एक वेट क्लॉथ लिया जिसको आपने पूरी तरह से स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। फैलाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा वाटर पार्टिकल सरफेस पे आ गए, क्योंकि आपने उस वेट गीले क्लॉथ को पूरी तरह से स्प्रेड, फैला दिया, पूरा फैला दिया। तो ज्यादा वाटर पार्टिकल्स सरफेस पे आ गए और ये ज्यादा वाटर पार्टिकल्स सनलाइट की हीट या सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करेंगे और एक साथ सारे के सारे इवेपोरेट हो जाएंगे। तो एक बार में इतने सारे वाटर पार्टिकल, इतने सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। तो एक बार में बहुत सारा वाटर इवेपोरेट हो गया, यानी इवेपोरेशन की रेट, स्पीड ज्यादा है, तो ये जल्दी ड्राई होगा। तो इन दिस वे अगर आप कोई भी वेट क्लॉथ है या कोई भी वेट सब्सटेंस है, अगर आप उसे फोल्ड करके सुखाते हो तो सरफेस एरिया, फोल्ड करने से सरफेस एरिया कम, उस कम सरफेस एरिया पे, कम सरफेस पे कम वाटर पार्टिकल्स, और वो कम वाटर पार्टिकल्स ही सराउंडिंग की हीट या सनलाइट की हीट, जो भी हीट उन्हें मिलेगी उसे एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे। तो एक बार में कम वाटर पार्टिकल यानी कम वाटर इवेपोरेट होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की रेट, स्पीड कम हो जाएगी और इसको ड्राई होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप उस वेट क्लॉथ को या किसी भी वेट चीज को फैलाकर सुखाते हो तो फैलाने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी सरफेस बड़ी हो गई तो ज्यादा वाटर पार्टिकल सरफेस पे आ गए और वो सारे ज्यादा वाटर पार्टिकल्स एक साथ सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे। तो एक बार में बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए, बहुत सारा वाटर इवेपोरेट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा वाटर एक बार में इवेपोरेट होने से वो, उसकी इवेपोरेशन की रेट, स्पीड बढ़ गई और वो जल्दी ड्राई हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा जो हमारी मदर्स होती हैं, उन्हें कोई भी चीज सुखानी हो तो वो उसको फैला के सुखाती हैं। रीजन समझे? इससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया, सरफेस बढ़ने से ज्यादा वाटर पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं जो एक बार में ही सराउंडिंग की हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं। तो एक बार में ही बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स इवेपोरेट हो गए, बहुत सारा वाटर इवेपोरेट हो गया और वो कोई भी चीज आप सुखा रहे हो वो जल्दी ड्राई हो जाएगी। सो इन दिस वे सरफेस एरिया increases
then rate of evaporation also increases, and if it decreases, rate of evaporation decreases. Now, second factor, temperature. Now, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन? देखिए, एक बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर लो डिक्रीज है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी लो डिक्रीज होगा। इसके लिए भी मैं एक वेट क्लॉथ का ही एग्जांपल लेती हूँ। एक वेट क्लॉथ है जिसे आप समर सीजन में ड्राई करते हो, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, जबकि उसे आप विंटर सीजन में ड्राई करने के लिए सनलाइट में छोड़ोगे तो उसे ड्राई होने में काफी कम टाइम लगता है, नहीं ज्यादा टाइम लगता है। ये तो आपने देखा ही है कि आप अगर गर्मियों में, जैसे अभी चल रही है गर्मियां, समर सीजन, गीले कपड़े सुखाते हो, कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही टाइम में उनका सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो बहुत तेजी से वाटर इवेपोरेट होता है, बहुत ज्यादा हाई रेट से वाटर इवेपोरेट होता है, स्पीडली वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। जबकि वही वेट क्लॉथ आप विंटर सीजन में ड्राई करने के लिए सनलाइट में छोड़ते हो तो उनका वाटर बहुत धीरे धीरे इवेपोरेट होता है, बहुत लो रेट से उनका वाटर इवेपोरेट होता है, बहुत कम स्पीड से इवेपोरेट होता है, तो उन्हें ड्राई होने में काफी टाइम लग जाता है, कई बार तो एक एक दो दो दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब समर सीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है और विंटर सीजन में रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। कैन यू फाइंड आउट द रीजन? टेम्परेचर। समर सीजन में, गर्मियों में, जैसा भी आप फील भी कर रहे होंगे, आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना ज्यादा होता है। तो मान लीजिए ये वेट क्लॉथ है, आपने इसे समर सीजन में ड्राई होने के लिए बाहर सनलाइट में रख दिया, ठीक है। अब इस वेट क्लॉथ के वाटर को सराउंडिंग से बहुत ज्यादा हीट मिलेगी। क्यों? क्योंकि समर सीजन है, गर्मियां है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो वाटर पार्टिकल्स हैं उन्हें सराउंडिंग से बहुत ज्यादा हीट, गर्मी मिलेगी, जिससे ये बहुत इजीली, रेडिली, रैपिडली इवेपोरेट हो जाएंगे और बहुत सारा वाटर बहुत जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा, बहुत स्पीडीली इवेपोरेशन होगा और ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। वही इसे विंटर सीजन में आपने ड्राई करने के लिए सनलाइट में रख दिया, तो आपको पता है विंटर सीजन में सनलाइट बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होती, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होती, उतनी एनर्जी उसमें नहीं होती, कम सनलाइट रहती है, यानी आसपास का टेम्परेचर भी कम रहता है, लो रहता है। तो क्या होगा, ये वेट क्लॉथ है, आपने इसको विंटर सीजन में, सर्दियों में बाहर सनलाइट में सुखाने के लिए रख दिया। आपको मैंने बताया है इतनी ज्यादा ब्राइट, एनर्जेटिक, इंटेंस सनलाइट नहीं होती, ठीक है, तेज धूप नहीं निकलती, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी लो होता है, उसमें हीट कम होती है। तो इस वेट क्लॉथ में जो वाटर है उसे सराउंडिंग से ज्यादा हीट नहीं मिलेगी, उसे एक बार में कम हीट मिलेगी। तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि उसे कम से कम इतनी हीट मिल जाए कि वो इवेपोरेट हो सके, तो वो सराउंडिंग से थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है। तो उसे काफी टाइम लग जाएगा सराउंडिंग से इतनी हीट कलेक्ट करने में कि वो इवेपोरेट हो, ठीक है। जहां समर सीजन में उसे एक बार में इतनी सारी हीट मिल गई, वो इवेपोरेट हो गया, लेकिन विंटर सीजन में इसी वाटर को सराउंडिंग से बहुत कम हीट मिलेगी, वो भी धीरे धीरे, तो काफी टाइम लग जाएगा इसे इतनी हीट एब्जॉर्ब और कलेक्ट करने में ताकि वो इवेपोरेट हो सके। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की स्पीड कम होगी और ये बहुत धीरे ड्राई होगा। तो इस तरह से टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिक्रीज।